m इक्वल टू माइनस हाफ, m इक्वल टू प्लस टू, m इक्वल टू माइनस प्लस हाफ, यही था ना। और इसमें क्या था, ये ए बी सी डी लिया था, ए बी सी डी, और यहाँ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। हमें मैचिंग करानी थी बेटा। पी की वैल्यू क्या लिखा, कॉन्वेक्स कॉनकेव, सही बोलना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, रियल इमेज, और लास्ट था वर्चुअल इमेज। ठीक, इन्हें हमें मैचिंग करानी थी बेटा कि कौन सा कॉलम ए कॉलम बी के साथ मैच करेगा। मैग्नीफाइंग पावर विल बी -2, और याद रखेंगे मैग्निफिकेशन मोर देन वन ओनली कॉनकेव मिरर में पॉसिबल होता है, कभी कॉन्वेक्स में नहीं हो सकता है। केवल किसमें, कॉनकेव मिरर में या मैग्निफिकेशन मोर देन क्या -2 पॉसिबल है, -1 से ज़्यादा हो सकता है, कभी भी कॉन्वेक्स में नहीं। कॉन्वेक्स में हमेशा लेस देन आपका +1 होता है। तो यानी कि पहले मैचिंग हो गई कॉनकेव के साथ। दूसरा हाफ है लेकिन पॉजिटिव में ही है, हाफ है कैसा है, पॉजिटिव में है, अच्छा निगेटिव है, और निगेटिव होने का मतलब हो गया इमेज विल बी रियल, इमेज विल बी रियल, क्योंकि कॉन्वेक्स में लेंगे तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए, ये जबकि निगेटिव है, और निगेटिव तभी होगा जब इमेज हमारा कैसा हो, रियल हो। ठीक, वर्चुअल होने पे कॉन्वेक्स कॉनकेव के केस में कैसा आता था, वो पॉजिटिव आता था। अगला है m इक्वल टू +2 आएगा किसमें, +2। अभी बोला कॉन्वेक्स में कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता यार, कॉन्वेक्स में कभी भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं बनता, तो +2 कैसे आएगा भाई। पॉजिटिव तो आता है लेकिन 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब दिस इज द वर्चुअल, कैसा इमेज, वर्चुअल। जब फोकस और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज हमारा मैग्नीफाई बनता था और कैसा इरेक्ट बनता था। तो इस केस में हमारी वैल्यू जो आती थी मोर देन +1 आता था। और लास्ट बचा माइनस प्लस हाफ, दैट इज दिस। अब कॉम्बिनेशन बना ए क्यू बी आर सी कैसे एस और डी पी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब जिसका सही हो सही है। कितने लोगों का सही गया, बाकी लगाया ही नहीं घर जाके, अच्छा नहीं लगा लिया। थोड़ा हाफ मतलब 5 नंबर गया है ना। चलो जल्दी करिए। नेक्स्ट भैया, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला है रिफ्लेक्शन, हो गया था बेटा, क्वेश्चन भी इस पे करा दिए गए थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मीन्स क्या, परावर्तन अपवर्तन, अपवर्तन मतलब जब रे वन मीडियम टू अदर मीडियम पास आउट होता है तो उसे को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक मिनट जरा सिलेबस में देख ले बेटा, आई नहीं है सिलेबस वाली, कहाँ रह गई, चेक कर जल्दी से। प्लेन सरफेसेस भी हैं कि केवल कर्व्ड पे ही है, कि खाली रिफ्रैक्शन लिखा है। बड़े प्रॉब्लम यही रहता है। इसमें भी तो होगा, बुक में भी है? नहीं है, उसमें सिलेबस नहीं दिए हैं। मेरा बेटा ले आओ, खोला फाइल की नहीं, लाओ लाओ तुम लाओ, नहीं तो ढूंढेगी आधा घंटा। हाँ
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन एंड दोनों है बेटा। लो प्लेन एंड कर्व सरफेस दोनों पे है बेटा। चलो ठीक। तो जब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो उस केस में कंडीशन क्या देखो, रिफ्लेक्शन में होता था जिस मीडियम से रे आते थे, ठीक है, सरफेस पे रिफ्लेक्टिव सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाता था। तो उस केस में हम लोग उसे टर्म देते थे क्या, रिफ्लेक्शन। अभी क्या है, एक मीडियम से लाइट आएगी, दूसरे मीडियम में क्या करेगी, इंटर करेगी। अगर एक मीडियम से सेकंड मीडियम में इंटर कर रही है तो उसे कहेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन दो कंडीशन होता है बेटा, एक रेयर से डेंसर में, दूसरा डेंसर टू रेयर, यानी कि रेयर टू डेंसर जाए या डेंसर टू क्या है, रेयर आए। तो जब हम लोग डेंसर टू रेयर जाते हैं तो नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, और जब रेयर टू डेंसर आएंगे तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, ठीक। और बेंडिंग का रीजन होता है डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है अपने 9th में ही पढ़ा होगा, v इक्वल टू सी बाई म्यू, पढ़ा है। लाइट की वेलोसिटी सी बाई म्यू या सी बाई एन जो भी आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्योंकि ड्राई एयर एंड वैक्यूम के अलावा बाकी सारे का हम लोग मीडियम का क्या लेते हैं, म्यू की वैल्यू। म्यू की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 1। और जब म्यू की वैल्यू बेटा मोर देन 1 होगा तो उस कंडीशन में आपका कंडीशन क्या बनेगा, यानी वेलोसिटी लाइट की हमेशा मीडियम में घट जाती है। और उसी चेंजेस की वजह से जो आपकी रे होती है अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होती है, क्या करेगी, डेविएट होती है आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हम लोग बात करते हैं बेटा, एक अगर डेंसर टू रेयर और दूसरा रेयर टू डेंसर। अगर पहला मीडियम बेटा रेयर है, रेयर, और दूसरा वाला कैसा है, डेंसर है, रेयर टू डेंसर जा रही है, ये नॉर्मल हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो रे जब रेयर टू डेंसर जाएगी, दिस इज अ नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल है तब समझे जाएंगे। रेयर टू डेंसर जाएगी, ये पहला रेयर था, दूसरा डेंसर है। मान लो ये आई रेयर से डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, बेंड होगी। रिफ्लेक्शन में देखते थे एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर थे। रिफ्लेक्शन फिनोमेना में एंगल आई और एंगल आर क्या थे, बराबर थे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो होगा, एंगल आई अगर रेयर से डेंसर में इंटर करता है तो एंगल आई ग्रेटर देन एंगल क्या, आर होगा, जब हमारा रेयर टू डेंसर अगर इंटर कर रहा है तो। दूसरा होता है अगर डेंसर टू रेयर आ रहा है, ये डेंसर मीडियम है, इससे पहला ले लिया हम लोगों ने डेंसर और इससे ले लिया बेटा रेयर। डेंसर टू रेयर आएगा तो नॉर्मल से क्या करेगा, आवे मूव करेगा। नॉर्मल से क्या होगा, आवे मूव करेगा। तो इस कंडीशन में एंगल आई लेस देन एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एंगल आई की वैल्यू लेस देन आपका होगा एंगल आर, ठीक। तो ये केस आपका होता है कि अगर रे डेंसर टू रेयर आ रही है तो नॉर्मल से आवे, रेयर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। और मुड़ने का रीजन हो गया ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी, तो सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो लिखिएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखना द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, the bending of ray of light passing from one medium to other, medium is called refraction, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन बेटा, ठीक। अब ऐसे सुन लो, लिखने जरूरत नहीं। जितना दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंसेस ज़्यादा होंगी, रे अपने ओरिजिनल पाथ से उतना ज़्यादा डेविएट होगा। मतलब अगर जैसे कहा जाए एयर से वाटर में जा रहा है तो डेविएशन ज़्यादा होगा अपने ओरिजिनल पाथ से, या एयर से ग्लास में जाएगा तब ज़्यादा होगा, या एयर से मान लो डायमंड तो से ओपेक हो जाता है, बट दो ही ले लो, एयर टू वाटर, एयर टू क्या, ग्लास। अगर एयर से वाटर में आ जाएगा तो अपने ओरिजिनल पाथ से ज़्यादा डेविएट होगा, या एयर से ग्लास में जाएगा तब ज़्यादा डेविएट होगा।
अपने ओरिजिनल पाथ से बेंडिंग ज्यादा कब होगी, जब एयर टू वाटर कि एयर टू ग्लास? हाँ, और लोग क्या बोल रहे हैं, तेज बोला करो। एयर टू वाटर जाने पे डेविएशन ज्यादा होगा या एयर टू ग्लास जाने पे डेविएशन ज्यादा होगा? याद रखेंगे, अगर जैसे एयर तो कॉमन हो गया ना, एयर दोनों में एक में क्या है, कॉमन है। सेकेंड मीडियम एक वाटर है, दूसरा ग्लास है, और सबको पता है बेटा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वाटर से ज्यादा होता है। अगर नहीं पता हो तो वहीं कहीं ऊपर लिख लीजिएगा बेटा। म्यू हम लोग जब वैक्यूम या एयर लेते हैं, ड्राई एयर की बात किया जा रहा है बेटा, ये वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 1। अब ऐसे ह्यूमिड एयर 1.05 लिया जाता है, ठीक। ये एयर और वैक्यूम, वैक्यूम के लिए ऑलवेज 1 लेते हैं, बट एयर की ह्यूमिडिटी वगैरह चेंज होने के साथ साथ वैल्यू थोड़ी बदलती है, बट ड्राई एयर के केस में हम 1 ही ले लेते हैं। जब म्यू हम लोग लेते हैं वाटर के लिए तो वैल्यू होता है बेटा 4/3। जब म्यू जी लेते हैं ग्लास के लिए तो ये होता है 3/2। म्यू डायमंड के लिए लिया जाता है लगभग 2.4, कहीं कहीं आपको 2.5 भी मिल जाता है, ठीक। बट कॉमनली 2.4 कॉमनली जो यूज होता है, 2.4। अगर कहीं 2.5 मिलेगा तो भी कंसिडर कर लीजिएगा। तो ये डायमंड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आप भी डायमंड भी देखते होंगे, मार्केट में अलग अलग कास्ट के आते हैं, ठीक। जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतने ज़्यादा कॉस्ट, यानी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा कॉस्ट, ठीक। तो अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे अभी अगर आपने किसी ने अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए गए, आप देखे होंगे दूर से उतना क्लियरिटी तो रहती है, और अगर ध्यान दिए होंगे राम जी का जो यहाँ पे तिलक लगा हुआ है किस कलर का है? आंख बंद करके गया था क्या? जैसे आप तिलक लगा रखे हो ऐसे उनके यहाँ पे एक तिलक लगी हुई है, वो तिलक डायमंड की है, और उस डायमंड की कॉस्ट 350 करोड़ रुपए है। 350 करोड़, इतनी बड़ी केवल डायमंड है वो, ठीक। वो किसी क्या ज्वेलर्स ने डोनेट किया था, फिलहाल बहुत बड़ा ज्वेलर्स कोई है उसने, ठीक है, डोनेट किया था। वो उतने बड़े डायमंड, इतनी बड़ी वो साइज है, 350 करोड़ रुपये अप्रॉक्सीमेटली उसके जो कास्ट है, ठीक। तो और 350 करोड़ में इतना बड़ा भी डायमंड मिलेगा, अब डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे, ठीक। चलो देखो क्या लिखे थे, क्या रहते बेटा, आगे पॉइंट लिखिएगा। हम लोग बोल रहे थे कि मीडियम में, वही पॉइंट करके लिख लो यार, देखिए रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू, ऐसे यार पॉइंट बनाओ, एरो लगा के, क्या हो गया, बंद हो गया क्या? रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो वो डिफरेंट मीडियम में जो आपकी लाइट की स्पीड होती है बेटा, वो कैसी होती है आपकी, डिफरेंट होती है। तो उस केस में आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अलग अलग मीडियम में आपका अलग अलग होगा। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, ग्रेटर द डिफरेंस, greater the difference हो गया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, greater the difference of refractive index, greater the difference of refractive index in both medium, in both medium, greater the difference in refractive index of both medium, greater will be amount of refraction, greater will be amount of refraction
ग्रेटर विल बी अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, यानी अपने एक्चुअल पाथ से उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, शिफ्ट होगा, ठीक। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, when a ray of light goes from rarer, when a ray of light is goes from rarer to a rarer है बेटा, नहीं दिख रहा है, this is rarer और ये डेंसर है, दिख रहा है ना। ठीक, goes from rarer to denser medium, rarer to denser medium, देखिए, it bend towards normal, it bend towards normal, इसी को आप नॉर्मल क्या लेते हो बेटा, दिस इज नॉर्मल, पूरा लिख दें, जो एन से रिप्रेजेंट किया गया है यही क्या कहलाता है आपका, नॉर्मल कहलाता है, ठीक। तो जब रेयर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ क्या करेगा, बेंड कर जाएगा, दिखा दीजिए। अच्छा आज सैटरडे है क्या, बड़े फैक्टर आपके क्लास के लिए एप्लीकेबल है, मंडे फैक्टर, सैटरडे फैक्टर, फेस्टिवल फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर है, और फिर लगन फैक्टर भी आ जाता है ना। अच्छा अप्रैल से शुरू हो जाएगा, अरे 5 मई को भी लगन है, हाँ बहुत भयानक वाली है, कितने लोग पेपर छोड़ के जाने वाले हैं शादी में, हाँ 4 मई 5 मई, डेट क्या है इस बार, 4 मई, संडे 4 को इस बार, पिछली बार वाला पास था, ठीक। 4-5 में लगन बहुत है जी, पूड़ी खाएंगे या पेपर देने जाएंगे, हाँ तो पेपर देने जाएंगे, अच्छा पूड़ी तो शाम को खाते हैं, हाँ चलो ठीक, डे टाइम को पार्टी जाता तो भी सोचा जाता है, हो गया बेटा, पहला वाला बना लो। अब यहाँ पे अगर डेविएशन की बात करोगे, इस केस में हो चाहे इस केस में, यहाँ डेविएशन की बात करोगे तो डेविएशन जो आपका प्रोड्यूस होगा, डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते बेटा आई माइनस कितना आर, आई माइनस आर के बराबर होगा, ठीक। अगर ये आपका क्या, अगर मीडियम चेंज नहीं होती तो आपकी जो रे थी ना वो सीधा सीधा ऐसे जाता, इसी को हम लोग कह लेंगे डेल्टा, दिस इज द डेल्टा, यानी डेविएशन जो प्रोड्यूस आपका हो रहा है वो डेल्टा हो जाता है, ठीक। दूसरा लिखिएगा, सेकेंड, नेक्स्ट करिएगा। अब ये तो रेयर से डेंसर में गया, दूसरा डेंसर तो क्या करेंगे बेटा, रेयर, तो लिखिए व्हेन ए रे ऑफ लाइट, सेकेंड करिएगा अगला, व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ए denser medium to a rarer medium, goes from a denser medium to a rarer medium, goes from a denser medium to rarer medium, it went away from the normal, goes from denser medium to rarer medium, it went away from normal, it went away from normal, it went away from normal, वो नॉर्मल से क्या होगा बेटा, दूर की तरफ मुड़ जाते, इट वेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक। सेकेंड वाला बना लेंगे, और यहाँ से जो डेविएशन आपका मिलेगा आर माइनस आई, अब की बार कौन बड़ा है, आर बड़ा है ना, तो ये कंडीशन होता, अगर आपको ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे आपकी जो थी ऐसे ऐसे आती, तो ये डेविएशन आपका हो रहा है, ठीक। अब आपके पास आर बड़ा है, आई छोटा था, तो आर माइनस क्या हो गया, आई के बराबर हो जाएगा,
सभी ने पहले से ही पढ़ते आए स्नेल्स लॉ। कितने लोग को भी करते लर्न है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ हाँ बहुत कम लोग के उठते हैं यार। पढ़ के नहीं आते हो ना? हाँ जी वही वाला है। कैसे याद आ गया? कब? 12th में ही पढ़े थे, तब से फिर नहीं पढ़े? पढ़े होंगे, चलिए अच्छी बात है। तो स्नेल्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं बेटा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इसके बाद स्नेल्स लॉ। हम लोग ने पढ़ा था बेटा, ठीक, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होता है आपका बराबर होता है, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ क्या रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू। ठीक, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, या उसी को 1 म्यू 2 कह लेते हैं। ठीक, 2 म्यू 1 की जिसके टर्म में लेंगे, जहां से जहां जा रहे हैं उससे अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे पुट करते हैं। तो लिखिएगा स्नेल्स लॉ में द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction, sine of angle of incidence to sine of angle of refraction, इंसिडेंस को I से, रिफ्रैक्शन को R से, रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट called refractive index, is constant called refractive index, उसी को नाम क्या देते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दैट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू होता है म्यू। दो मीडियम के लिए लेते हैं बेटा, फाटो डिफरेंट मीडिया, तो उसी को म्यू को हम लोग ले लेते हैं 1 म्यू 2 या म्यू 2 बाई म्यू 1। ठीक, अब डिपेंड करता है कौन पहले है कौन बाद में, उससे अकॉर्डिंग हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो लिखेंगे, देखिए फाटो, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे नोट कर लो पहले, फाटो मीडिया Snell's law can be written as sin I अपान साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2, ऐसे को म्यू 2 बाई म्यू 1 कह लेते हैं। म्यू 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, म्यू 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसके लिए म्यू 2 है, यहाँ पे आपका आई है और यहाँ पे आपका आर, यानी इसी को क्या लेते हैं म्यू 1 इंटू साइन आई, आर का कैसे लिख लेते हैं आर, म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू 2 इंटू कितना साइन आर, म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। ठीक,
हो गया बेटा। यानी कि आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसका साइन ऑफ एंगल, इनके जो प्रोडक्ट आपके होते हैं वो क्या रहेंगे, आपके कांस्टेंट रहेंगे। अगर मल्टीपल मीडिया आप ले रहे हो तो उसके लिए जो वैल्यू आपकी होती है वो हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहती है। म्यू इंटू साइन आई, किसी भी मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल जो आपका होगा उस मीडियम में, उनका प्रोडक्ट जो रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो साइन ऑफ एंगल घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो साइन ऑफ एंगल बढ़ेगा। जैसे डेंसर से रेयर में जाओगे तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है। और जब रेयर से डेंसर में जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो इसलिए वहाँ एंगल घट जाता है। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा बेटा क्या करेगा, घटेगा। ठीक, तो यहाँ सब लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा। अब जरा सा सुन लो, बहुत लिखाने का वो नहीं है। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इन क्या वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द दैट मीडियम। किसी भी मीडियम का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं उस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होगी उससे जो वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी यानी सी है उसमें डिवाइड कर दीजिए, तो उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिल जाता है। ठीक, क्या मिलेगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। और इसी को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि लाइट की जो वेलोसिटी है वैक्यूम में और जो लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में है उसका रेशियो जो होगा उस पर्टिकुलर मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। कौन वाला, एब्सोल्यूट। ठीक, दूसरा कंडीशन आपका होता है अगर हम लोग रिलेटिव की बात करते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या, जैसे मान लो दो लोग खड़े हो गए, ये दो लोग खड़े हो गए, ठीक, हमने बोला कि इनकी लंबाई इनसे 4 इंच बड़ी है, हैं? तो इनकी लंबाई क्या 4 इंच है? हमने बोला इनकी लंबाई इनसे 4 इंच बड़ी है, तो इसका मतलब क्या इनकी लंबाई 4 इंच है? नहीं, इनके रिस्पेक्ट में इनका 4 इंच बड़ा, या कह लो इनके रिस्पेक्ट में इनका 4 इंच क्या है, छोटा है। अरे वो 4 इंच से डाटा ले लिया, 4 2 3 2 भाई छोटे बड़े हैं। ठीक, तो कंडीशन क्या हुआ, यानी कि ये रिलेटिव हुआ। अगर इनकी रिलेटिव लेंथ हम लोग इनकी रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं तो बोले इनका क्या है 4 इंच है, तो 4 इंच इनका रिलेटिव वैल्यू है, नॉट क्या है एक्चुअल वैल्यू। ठीक, तो जब हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं बेटा तो किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में जब किसी मीडियम का लेते हैं तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लेते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब रिलेटिव टर्म आप यूज करोगे तो किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे रिलेटिव कह लेंगे। एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में जो उस मीडियम का होगा उसे आप एब्सोल्यूट कह लेंगे। डिस्टिंग्विश हुआ दोनों, पता चला क्या है दोनों में अंतर? क्या पता चला जी? दोनों देवियाँ खड़ी हो जाए, सब बोलती नहीं है। घर में खूब लड़ते हो, ऐसा देखा जाता है। बच्चे जो बाहर कम बोलते हो घर में खूब लड़ते हैं, नहीं लड़ती है? आप क्या सोच रहे कि बोले क्या है अब, है ना? चलो ठीक। तो रिलेटिव का मतलब हो गया एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का, और एब्सोल्यूट का मतलब वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का जो होगा वो उसका एब्सोल्यूट कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पे रिलेटिव का हमें यूज आता है बेटा, जैसे कहा जाता है हम लोग अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था डिफरेंट मीडियम का। ठीक, तो एयर का बोला गया आपका कितना है, 1 है। ठीक, आपने एयर मतलब ड्राई एयर या वैक्यूम की बात करते हैं। और जब आपने ग्लास का लिया तो लिखा 3/2 है, वाटर का लिया आपने 4/3 लिया। तो अगर कहा जाए कि ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 4/3 है और ए म्यू जी की वैल्यू ये 3/2 है, ये 3 है बेटा, 4/3 है, ये 3/2 है। ए म्यू डब्ल्यू यानी एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वाटर का जो है वो 4/3 है और ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में जो है वो 3/2 है। ये इनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो उसे एब्सोल्यूट बोलोगे बेटा। अगर हमें निकालना हो डब्ल्यू म्यू जी, क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तब क्या करेंगे, उससे रिलेटिव कहेंगे। और वैल्यू क्या आएगी जरा निकाल के बताओ,
डब्ल्यू म्यूजी की वैल्यू जल्दी से रफ पे निकाल के बताओ क्या आएगा भाई। ए म्यूजी 4/3 है, अच्छा 3/2 है, ए म्यू डब्ल्यू 4/3 है, तो डब्ल्यू म्यूजी की वैल्यू कितनी होगी? डब्ल्यू म्यूजी, हाँ 2। खड़े हो जाओ सर। हाँ जी तेज बोलो। 8 पॉइंट सुनाई पड़ा किसी को? 8/9 पक्का? खड़े हो जाओ। आपका 2 है, इनका 8/9 है। और कोई? 8/9 आपका भी आया। और कोई? आपका भी 8/9 पक्का है? और कोई? अच्छा ये बताओ 8/9 का मतलब 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? 8/9 का मतलब 8 से बड़ा कि 1 से छोटा? 1 से छोटा। और अभी हमने बोला था जब स्टार्ट किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, सबसे कम एयर या वैक्यूम का होता है और 1 होता है। ले बेटा, हाँ सबसे कम किसका होता है? एयर या वैक्यूम। वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 से छोटी कैसे हो गई जी? हाथ ला 1 से छोटी कैसे हो गई? हाँ पकड़ो। 1 से छोटा कैसे होगा सर? हाँ चश्मा पकड़ो, चश्मा पकड़ो, हाँ चश्मा पकड़ो। आओ आप भी मतलब सही नहीं बताए हो। 1 से ज़्यादा तो बताए हो लेकिन वो डाटा करेक्ट नहीं है। बैठो बैठो। कभी भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 नहीं पॉसिबल है। कोई भी मीडियम अगर आप लेंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 पॉसिबल नहीं है। मिनिमम वैल्यू वैक्यूम के लिए होता है, अब वो भी 1 है। 1 से कम कभी हो नहीं सकता। ठीक, अब निकालेंगे कैसे? ए डब्ल्यू म्यूजी निकालना है। जो बाद में लिखते हैं वो ऊपर होता है और जो पहले लिखते हैं वो नीचे होता है। तो इसका मतलब ये हो गया ए म्यूजी अपान ये म्यू डब्ल्यू। ये वैल्यू 3/2, ये वैल्यू 4/3, ये 3 ऊपर और ये 2 नीचे, तो 9 बाई क्या 8, नॉट 8/9 देवियो। ठीक, कितना हो गया? 9/8। तो डाटा बहुत बार आता है आपका। ठीक, इसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या? वाटर। ठीक है, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 9/8। क्या रहेगा? तो इसे क्या बेटा रिलेटिव, वही लिख लो 2 लाइन यार। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो 1 लाइन, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे भाई। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू refractive index of one medium with respect to other, refractive index of one medium with respect to other, refractive index of one medium with respect to other is called relative refractive index, is called relative refractive index, called relative refractive index. Is called relative refractive index. उस कंडीशन में उसे टर्म देते हैं हम लोग क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक, तो लिख लिए लाइक फॉर वाटर ग्लास पेयर, फॉर वाटर ग्लास पेयर नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से, हो गया? देखो जल्दी करो बेटा। डिटरमाइन refractive index of determine refractive index of किसका? डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास if a mu g equal to 3/2 and a mu d equal to 5/2। a mu g की वैल्यू 3/2 बेटा, a mu d डायमंड का एयर के रिस्पेक्ट में 5/2 दिया गया है। जी बेटा 3/5 पंखा चल रहा है, हाँ? और बांधने के लिए क्या है गले में? हाँ हाँ, ढूंढने की जरूरत नहीं, लटका दी जाएगी। अभी समझाया है, कभी भी एक से छोटा हो सकता है क्या? तब अरे तो उल्टा ही तो करना है, हाँ? चलिए, अरे भाई हमें निकालना क्या था बेटा? जी म्यू डी मतलब ये म्यू डी अपान ए म्यू जी। जो बाद में होता है वो ऊपर, जो पहले होता है वो नीचे, ऐसे याद रखो यार भोजपुरी में, हाँ? ठीक, तो ये वैल्यू क्या है? 5/2 अपान 3/2। अब की बार 2 क्या हो गया? कैंसिल, तो बचा कितना? 5/3 यार। ठीक है, अब गड़बड़ नहीं करेंगे ना? अरे कभी एक से छोटा नहीं हो सकता है, गड़बड़ होगा तो यार इतना ही पलटना होता है। ठीक है, 3/5 मार देना, झूठे 5/3, हाँ? भले से वो आ रहा हो। ठीक, तो केवल हमारा क्या होता है, कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता है, इतना ध्यान रखना। चलिए, अब बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे था किसी मटेरियल का किन चीज़ों पे या कोई भी बॉडी है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक, ऐसे सब रीडिंग कर लीजिएगा। डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला लिखिएगा। अब ये डिपेंड करेगा बेटा नेचर ऑफ द मीडिया, जहाँ से आपकी रे इंसिडेंट हो रही है और जिसमें रिफ्रैक्ट हो रही है उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो पहला नेचर ऑफ द मीडिया, नेचर ऑफ द मीडिया ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, नेचर ऑफ द मीडिया ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, nature of the media of incidence and refraction, nature of the media of incidence and refraction। नेचर ऑफ द मीडिया ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, अब कौन सी मीडिया, किस मीडिया से किस मीडिया में लाइट इंटर कर रही है उसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा आपका उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, दूसरा आपने पढ़ा होगा, कितने लोग याद है, जैसे हमारा जो विजुअल लाइट है, ठीक है, उसमें आपने कहा होगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का, सबसे कम होता है वायलेट का। तो क्या सारे कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम होती है या डिफरेंट? हाँ, सारे कलर के लिए वैल्यू सेम होता है या डिफरेंट? सारे कलर के लिए वैल्यू सेम या डिफरेंट? सारे कलर के लिए जो वैल्यू आपकी होगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगा?
याद रखेंगे बेटा, जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट है, डिफरेंट कलर ऑफ क्या, जो लाइट है, उनके लिए किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग होता है। जैसे ग्लास के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक, तो आपने प्रिज्म में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, तो वहाँ पे डेविएशन आपको पढ़ाया गया होगा, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए फॉर स्मॉल प्रिज्म एंगल के लिए डेविएशन डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए आता था। और डेविएशन सबसे ज़्यादा कौन रे डेविएट होती थी, रेड की वायलेट, वायलेट रे सबसे नीचे होती है, सबसे ऊपर रेड रे होती है, तो सबसे ज़्यादा मूडी कौन, वायलेट वाली, तो डेविएशन किसका सबसे ज़्यादा हुआ, वायलेट का, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा वायलेट का होता है, ठीक। तो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है बेटा वो डिफरेंट होगा, रेड कलर के लिए सबसे कम, वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा, अगर हम कलर की बात करते हैं उसके बेस पे। तो लिखिएगा दूसरा, कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट ओ आर वेवलेंथ ऑफ लाइट, आर वेवलेंथ, कलर कह लो या वेवलेंथ कह लो, कलर ऑफ लाइट आर वेवलेंथ ऑफ लाइट। हो गया। तीसरा, ये बताओ, अगर टेम्परेचर राइज किया जाए, किसी मीडियम का टेम्परेचर बेटा इंक्रीज किया जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा। इफ टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस then refractive index will be increases, decreases or remains the same. If temperature will be increases then refractive index will be increases, decreases or remains the same. बढ़ेगा वाले हाथ उठाओ, और घटेगा वाले, घटेगा बढ़ेगा दोनों है, वही रहेगा। ये वाले कौन है जो बाकी बचे, याद रखेंगे। ऐसे सिंपल एक क्राइटेरिया है बेटा, जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसका जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है, एक जनरल ये ट्रेंड है, जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है, ठीक। ऐसे एक जनरल ये है, ठीक। इस केस में हम लोग जैसे कि वाटर का लेते हैं, वाटर का 4/3 लेते हो, ग्लास का 3/2 लेते हैं, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, और वाटर क्या ग्लास से भी डायमंड की ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग 5/2 ले रहे हैं, ठीक। मतलब डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है। और इतना तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर राइज करने पे किसी भी मटेरियल में एक्सपेंशन होता है, एक्सेप्शन केवल एक मिलता है, वाटर, वो भी 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, वाटर विल बी एक्सेप्शंस, वो भी बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को गर्म करने बेटा उसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है, यानी साइज उसकी घटती है, मालूम उसका क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। और उसके बाद फिर अगेन अगर 4 डिग्री से अबव टेम्परेचर पे आप हीट करोगे तो उसका भी क्या होता है, एक्सपेंशन शुरू हो जाता है और डेंसिटी रिड्यूस होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, जब टेम्परेचर राइज करोगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और जब एक्सपेंशन होगा तो डेंसिटी घटेगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, घट जाता था। टेम्परेचर राइज करने पे मटेरियल में एक्सपेंशन होगा, डेंसिटी रिड्यूस करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिड्यूस करेगा। तो लिख लो अगला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, बताने के बाद याद रहेगा, इसी की तो गारंटी नहीं है ना। चलो लिखो, लिखो बेटा, आन इनकी क्या लिखा है आपने, टेम्परेचर हेडिंग कुछ बनाया पॉइंट, पहला दूसरा लिख लिया था, तीसरा लिखिएगा, अन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मीडिया, अन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स will be, refractive index will be increases, refractive index will be increases, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है बेटा वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इंक्रीजेस। तो मीडिया का जब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डिक्रीजेज लिखा इंक्रीजेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिक्रीजेस, इंक्रीजेज नहीं यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिक्रीजेस on increasing temperature of the media, refractive index will be decreases. और डिफरेंट अलग अलग मीडिया के मटेरियल के लिए अलग अलग कंडीशन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अलग अलग मिलती है। ठीक, नॉर्मल वे में जब हम लोग बात करते हैं तो जब आपका सॉलिड में लेते हैं डायमंड की सबसे क्या लिया जाता है, हाईएस्ट वैल्यू होता है। वैसे डाटा थोड़ा फ्लैक्चुएटेड है, कहीं 2.4 मिलेगा, कहीं 2.415 मिलेगा, कहीं 2.5 मिलेगा। वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द डायमंड पे, जो डायमंड की क्वालिटी है उस पर। नॉर्मल जो डायमंड आता है उसका लगभग हम लोग 2.4 ले लेते हैं बेटा। ठीक, नॉर्मल जो डायमंड होता है उसका लगभग 2.4 लिया जाता है, या जो भी डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये केस आपका हो गया, यहाँ से दिखा लेते हैं बेटा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या इफेक्ट होगा, उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, हो जाएगा। आगे लिखिएगा नेक्स्ट। अगर कोई भी रे है वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन शो कर रही बेटा, मल्टीपल मतलब क्या, कई मीडियम आपने लिया और फाइनली फिर सेम मीडियम में जा रही है। जैसे ले लिया एयर से गया वाटर में, वाटर से ग्लास में, ग्लास से और कोई मीडियम लिया, फिर से एयर में पास आउट हो गया। तो बोला क्या जाता है जो इंसिडेंट रे होगी और फाइनली रिफ्रैक्टेड रे होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, एक दूसरे के सेम लाइन पे लाई करेगा, या एक दूसरे के नॉन पैरेलल होगा, या नन ऑफ दिस। हाँ, सेम लाइन पे। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बोला गया है एक रे है एयर से आ रहा है बेटा, एयर से पहले वाटर था, वाटर से ग्लास था, ग्लास से फिर से एयर में गया। एक उस पर ना लिखिए, ठीक। एक क्या है, लाइट रे है, वो कहाँ से आ रही है, एयर से वाटर पे, वाटर से फिर ग्लास में गई, ग्लास से फिर अगेन एयर में क्या हो गई, पास आउट हो गई। ठीक, मतलब फर्स्ट मीडिया और लास्ट मीडिया सेम सेम है। तो जो इमर्जिंग लाइट होगा और जो इंसिडेंट लाइट था वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दोनों पैरेलल एंड सेम लाइन पे लाई करेंगे, और तीसरा आपका होगा क्या, दोनों नॉन पैरेलल होंगे, चौथा नॉन ऑफ दिस। सेम लाइन पे नहीं लाई करेंगे, सेम लाइन पे भी रहेगा। आप लोग हाँ, इसीलिए बार बार कहते हैं आप लोग घर पे किताब खोल के आया करिए। अच्छा, है कितने लोग के पास बुक, बुक कितने लोग के पास है, सबके पास तो है यार, आप लोग को छोड़ के आप लोग भी ले लीजिए। अरे कुछ पब्लिकेशन वालों को भी दे दिया करो यार, हाँ, है ना, बेचारे छाप छाप के हैं। ठीक, आप खरीदेंगे नहीं तो पब्लिकेशन बंद हो जाएंगी, पता नहीं कितने हजारों का क्या एम्प्लॉय भी जो वहाँ पे होंगे बेचारे रोड पे आ जाएंगे, है ना, रोड पे आएंगे तो आप ही लोग का पैसा चुराएंगे। आजकल देखो क्या हो रहा है, कौन सा आ रहा है आजकल, कौन सा वो करते हैं, अरे मोबाइल पे कॉल वॉल करके क्या करते हैं बेटा, नया एक ट्रेंड हुआ है। हाँ, अरे जैसे कौन, साइबर अरेस्ट क्या करते हैं, हाँ, साइबर अरेस्ट है ना, हाँ, साइबर अरेस्ट नया ट्रेंड चला है बेटा। ठीक है, साइबर अरेस्ट में जानते हैं कौन लोग को कर रहे, भिखारी को नहीं, पहले आइडेंटिफाई कर लेते क्या करोड़ रुपया इनके अकाउंट में है। ठीक, हाँ, तो आप लोग डॉक्टर बनेंगे तो आप लोग पैसा वाले हो जाएंगे, तो आप लोग को भी अटैक होगा, इसलिए कुछ पैसा दान करते रहिए अन्य लोगों के लिए भी, है ना। हाँ, किडनी उडनी बेच के पैसा इकट्ठा मत करना, है ना। हाँ, आधे डॉक्टर लोग जाने के बाद क्या हो जाते हैं, बताओ 2 साल में हमारी हवेली बननी चाहिए, अब हवेली बनाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, है ना। क्या देखो, जैसे हमारे देखो बस्ती में बहुत सारे डॉक्टर हैं, आते हैं पजामा कुर्ता में, और 1 साल के बाद वो हेलीकॉप्टर से चलना शुरू कर देते हैं, हाँ, है नहीं। चलो देखो, अभी कोई गरीब पहुंच जाए, कहते भैया फीस नहीं है, भगा देंगे, है ना, एक आध को छोड़ दिया जाए, बाकी 90% यही करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या पता लगता है कोई एक ठो आता है और वसूल के लेके चला जाता है। ठीक,
हाँ, राशन लेते हैं, कंप्लेन कर दो यार। इसीलिए हमारा हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है ना। हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं हैं। हाँ, आयकर विभाग की नोटिस है, 5 किलो चावल राशन लेते हैं, शर्म नहीं आती है, बताओ। हाँ, हमारे यहाँ जो आने वाली इस तरह से सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका फ़ायदा 90% कौन सा लोग, अयोग्य लोग लेते हैं, जो मतलब उसके लिए है नहीं। अभी मैंने देखा एक लोग क्या 4 4 व्हीलर हैं, ठीक, और वो जो सरकारी क्या आवास आता है उसे लेके दूसरी जगह घर बनवाए हैं। मतलब घर में 4 4 व्हीलर है, 1 2 नहीं, 4 4 व्हीलर हैं, और वो भी क्या अपने नाम से भी लिए हैं, वाइफ के नाम से भी लिए हैं, और एक बच्चे, कोई बड़ा बच्चा है उसके 3 आवास निकलवा के दूसरी जगह घर बनवाए हैं। ठीक, बताओ, ये हमारे यहाँ की क्या है, योजनाएं हैं। अगर धरातल पे वो चीज़ हकीकत में जिसको ज़रूरत है उसको मिल जाए ना, तो वाकई बहुत कुछ परिवर्तन हो जाए। ठीक, लेकिन होता ऐसे ही है, हा? और 1 2 नहीं, ऐसे लाखों लाखों लोग हैं। ठीक है, सरकार डाटा पेश कर दे कि इतने करोड़ों का घर बनाया, उतने करोड़ों में कितने लाखों क्या हैं, पहले से अरबपति हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? हाँ, क्या हो गया? हाँ, तो 80 90 तो स्टार्टिंग है बेटा, ज्वाइनिंग होती है तब रहती है। ठीक, ऐसे लोगों के ऊपर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग क्या करिए, खाली एक तो क्या करना है, डाल दीजिए, वैसे उनका चेकिंग वुकिंग हो जाएगी, वसूली हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि वसूली करने वाला भी जाके ले दे के सेट हो जाता है ना। मतलब कहते हैं ना, खून में ही करप्शन हो गया है, तो क्या करोगे आप। चलो लिखो, फिलहाल कुछ तो परिवर्तन होगा ही, अगर आप लोग को जगाएंगे तो कुछ तो डरेगा, सब नहीं घाघ होंगे, कुछ तो छोड़ देंगे। आप देखो, मैं गांव गया था एक बार, तो पता लगा गांव में बहुत सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे पोस्टों पे है, और अच्छी उनका क्या है बैकग्राउंड है, और वो आता है क्या मनरेगा, उसमें नाम डलवाए हैं। ठीक है, उससे भी सरकार से वसूलते हैं, हद हो गई। वो भी नहीं, जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं उनका भी नाम है उसमें, जेंट्स को तो छोड़ दो। मतलब जिस लेडीज का किसी ने चेहरा भी नहीं देखा होगा, ठीक है, उसका भी नाम मनरेगा में चलता है। ठीक, मतलब अपने घर पे झाड़ू नहीं लगाती हैं, वो भी मनरेगा में काम करने जाती हैं। ठीक, हाँ, क्या बोला जाए यार। और जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको वाकई नीड है, उनको नहीं मिलता है, क्योंकि वो साहब को घूस नहीं दे पाते हैं। ठीक, बहुत सारी विडम्बनाएं हैं यार। चलो, ऐसे ही देश चलता रहता है। फिलहाल कुछ अगर आप लोग सही कर पाए तो करिए, है ना। ठीक, क्योंकि हाँ, चलो लिखो बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नहीं तो पता लगा अपनी टॉपिक दूसरी रह गई। हाँ, देश में बहुत कुछ होता है। चलो, हाँ, क्वेश्चन ही वही बता रहे हैं सर। तो वो सेम लाइन पे नहीं जाएगा, पैरेलल होगा साहब। क्या होगा? पैरेलल होगा, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं कि वो सेम लाइन पे ही पास आउट हो। ठीक है, तो उस केस में वहां पे क्या होगा, वो पैरेलल होगा। तो लिख लीजिएगा, पॉइंट बना लो। रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया, refraction through several media, refraction through several media, refraction through several media। देखो क्या है बेटा, सेवरल मीडियम का मतलब हो गया, ऐसे मीडियम ही हो गया। ये मान लो फर्स्ट मीडियम है, सेकंड है, थर्ड है, और ये फोर्थ जो मीडियम है ये इक्वल टू क्या है, फर्स्ट। मतलब पहला और चौथा सेम सेम है। ठीक, अब रे क्या कर रहे हैं हम लोग,
इंसिडेंट हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट, बराबर तो नहीं है बेटा, ठीक। और उसके बाद फिर ये मान लो ये और रिफ्लेक्ट, और फिर फाइनली I1 R1, ये R1 है तो ये भी क्या होगा बेटा, उसी मीडियम में है दोनों, ठीक। तो ये R1 हो गया, ये वाला मान लो हमने ले लिया बेटा कितना R2, ये वाला भी क्या होगा R2, और ये हमारा जो है क्या R3 की वैल्यू जो होगी वो I1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ मीडिया क्या है, सेम सेम है, ठीक। तो कंडीशन क्या होता है कि ये रे देखो, अगर हम लोग पैरेलली की बात करते हैं, इसको अगर आगे बढ़ाओगे आप, अगर ये हम लोग क्या ऐसे लेते, अगर ये ना होता तो ये ऐसे जाता, देखो ये ऐसे जा रहे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं बट सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि 1 म्यू 2, अगर पहले वाले का म्यू 1 है, दूसरे म्यू 2, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इक्वल टू हमेशा क्या होगा 1 के बराबर होगा। सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो 1 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर पहले के रिस्पेक्ट दूसरे का 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इज टू 3 म्यू 1 इक्वल टू कितना 1, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, मल्टीपल अगर मीडियम से पास आउट हो रहा है तो उसके बेस में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर 2 म्यू 3 की वैल्यू यहाँ निकालना है तो ऊपर जाएगा तो कंडीशन क्या आएगा 1 म्यू 3 अपान 1 म्यू 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए। तो म्यू 3 की वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है, नीचे जाके इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 म्यू 3 अपान 1 म्यू 2 के बराबर होगा। हो गया, जल्दी करिए। नेक्स्ट देखिएगा, आपने साइंस में सबसे पहले रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ पढ़ा होगा, जब शायद 7th वगैरह क्लास में हुआ करता था कि जब किसी पेंसिल को हम लोग किसी क्या क्लीन वाटर में ग्लास में डालते हैं तो वेंडेड दिखता है? और नीचे का कॉइन में रख दिया तो ऊपर वो शिफ्टेड एक्चुअल डेप्थ से ऊपर दिखाई पड़ता है। पढ़ा था जी, फोटो बना रहता था किताबों में, है ना, पढ़े हैं? क्या कह रहे हो? हाँ तो ठीक, तो वो चीज़ें आपके जो होती थी वहाँ से हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ना शुरू किए हैं।
ठीक, पहले नहीं जानते थे ड्यू टू रिफ्रैक्शन है, लेकिन पढ़ते थे जब पानी में डाला जाता तो टेढ़ा हो जाता है और ये उठा हुआ दिखता है। ठीक, तो वो चीज़ें आपके जो होती थी, तो यहाँ पे कंडीशन वही है, उसी को टर्म यहाँ पढ़ते हैं अपेरेंट डेप्थ, मतलब एक्चुअल जितनी गहराई पे है उसके रिस्पेक्ट में कितनी गहराई पे वो दिखाई पड़ेगा, उसी को नाम देते हैं बेटा अपेरेंट या डेप्थ, और जो एक्चुअल होगा उसे रियल डेप्थ कहते हैं। तो टर्म आता है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, रियल एंड क्या, अपेरेंट डेप्थ। तो लिखिएगा, हेडिंग करो, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। अब जरा सुनना बेटा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग अपेरेंट, जैसे हम सभी लोग एयर में हैं, अभी आप जितनी दूरी पे हमसे दिख रहे हो या हम आपसे जितनी दूरी दिख रहे हैं, ये हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है, क्योंकि मीडिया कैसा है, सेम सेम है। लेकिन अगर आप पानी में होते, हम बाहर होते, या हम पानी में होते आप बाहर होते, या हम किसी और मीडियम में हैं आप किसी और मीडियम में हैं, तो उस कंडीशन में हमारे बीच का जो डिस्टेंस दिखाई पड़ता है, अपीयर होता, वो एक्चुअल वैल्यू से क्या होता, डिफरेंट होता। अब वहाँ पे जो अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू आपकी होगी वो एक्चुअल डेप्थ से ज़्यादा होगा या रियल डेप्थ से ज़्यादा होगा या उससे कम होगा, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो डेंसर में है या रेयर में है, ऑब्जेक्ट डेंसर में है या रेयर में है, मतलब उन पे कौन ऑब्जर्वर है कहाँ पे और कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, इस पे डिपेंड करेगा कि अपेरेंट जो डेप्थ होगा रियल वैल्यू से ज़्यादा या रियल वैल्यू से कम। जैसे दो चीज़ समझ लो, ऐसे अगर आप नदियों के किनारे गए हो या नदियों के किनारे घर में आप किसी भी क्लीन कोई पॉट ले लिए ग्लास का बना होगा, ठीक, उसमें आप कॉइन डाल दो, अब कॉइन आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक्चुअल जितनी गहराई उससे ऊपर दिखता है। या कभी अगर नदियों के किनारे गए हो और क्लीन वाटर हो, डस्ट मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्या डस्ट वगैरह नहीं हो, क्लियर हो एकदम, तो आप देखेंगे उसकी जो तली होती है यानी कि बॉटम जो आपका होता है वो एक्चुअल डेप्थ से जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए कहा जाता है अननोन जगहों पे आप ऐसा नहीं गए छलांग लगा दिए, पता सोचे तो 3 फीट है निकला 4 फीट, ठीक, तो उस केस में क्या है, ऐसे जगहों पे रियल जो एक्चुअल क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू से वो क्या आता है, कम अपीयर होता है। जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे उसका अपीयरेंस क्या होता है, वो कम होता है। अब ये डिपेंड करता है, रीजन क्या होता है, क्योंकि हम लोग कहाँ हवा में हैं और वो कहाँ वाटर में है। तो वाटर में जो भी चीज़ें आपकी हैं, ठीक, वो एयर से अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम डिस्टेंस पे दिखाई पड़ेगा। उल्टा अगर कोई डेंसर में ऑब्जर्वर है, जैसे मान लो फिश है, अब फिश कहाँ पे है, वाटर के अंदर है, पानी के अंदर है, और आप ऊपर हो, आपको फिश देखेगी तो एक्चुअल जो जितनी डिस्टेंस है उससे आप ज़्यादा दूरी पे दिखाई पड़ेंगे, बट आप देखेंगे तो एक्चुअल डिस्टेंस से कम दिखाई पड़ेगा। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बर्ड होते हैं, ठीक है, जो आपको फिश का क्या कहते हैं, फिश कैचिंग का काम करते हैं। जैसे गाँव में कहते हैं बगुला, देखा है, सफ़ेद होते काले होते जी, जो सफ़ेद, अब जो भी है आजकल हाइब्रिड भी आ गए हैं, ठीक, तो उस केस में क्या होता है, वो मछलियों को पकड़ते हैं बेटा, मछलियों क्या करते हैं, पकड़ते हैं, तो उस केस में ऐसे ऊपर क्या उड़ते रहते हैं, कहीं डिप करते हैं और लेके आ जाते हैं। बट कंडीशन क्या होता है, अगर एक्चुअल जो आपका डेप्थ है वो उसको ऑब्जर्व अगर कर रहे हैं तो जितने डिस्टेंस पे होगा उससे वो कैसे कम डिस्टेंस पे दिखाई पड़ता है, जितने दिखा गए उतने डीप तक जाएंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए वो भी धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाते बिना पढ़े हुए फिजिक्स, क्या कि इतने से ज़्यादा जाना है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि जो फिजिक्स पढ़ता है या जो पढ़ा लिखा है वही जानता है। जैसे साइकिल चलाते हैं हम लोग, क्या जब टर्न होते अपने आप को क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं एक साइड में, किधर, जिधर मुड़ते हैं कि उसके अपोजिट जी, किधर झुकाते हो, अच्छा अपोजिट झुकाती है, साइकिल चला लेती है, मतलब मुड़ना इधर झुकाते इधर है, उसी साइड में झुकते, उधर झुकेगी तो दांत बाहर आ जाएंगे, निकलेंगे भी नहीं दोबारा, है ठीक, आर्टिफिशियल लगाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है, जिस साइड में हमें मुड़ना होता है उसी साइड में हम थोड़ा सा झुकते हैं। अब डिपेंड करता है कितना हमें वेंट कवर करना पड़ेगा अपने आप को वर्टिकल से, वो आपकी स्पीड पे एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितने आपके रेडियाई पे मुड़ रहे हो। आपकी स्पीड ज़्यादा होती है तो आपको ज़्यादा झुकना पड़ता है, कम होती है तो कम झुकना पड़ता है। रेडियस ज़्यादा होगा तो कम झुकना पड़ेगा, रेडियाई कम होगी तो ज़्यादा झुकना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसा नहीं हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं तो जानते हैं तभी झुकते हैं। जो इरिटेट है, नहीं पढ़ा है, जिंदगी में किताब भी नहीं उठाया, वो भी क्या करता है, जब चलाता है तो
वो अपने आप को झुका लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं हम नहीं जानते फिर भी करते हैं, होता है ना, ठीक। तो वो चीज़ें आपकी होती है बेटा। ऐसे यहाँ पे भी वो बगुला पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी क्या करता है, उसको पता है उतनी तक जाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो उससे डीप तक जाना पड़ता है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। हाँ बेटा, क्या कह रही है? बोल दो, बोल दो, मन की इच्छा पूरी हो जाए। क्या कह रही बेटा? हाँ हाँ, बहुत कुछ नहीं, बहुत तेरे ऐसे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस हो जाए तो कोई भी ऐसा डिजीज नहीं जिसका क्योर नहीं है। मतलब हर डिजीज के लिए मेडिसिन अवेलेबल है, बट डिपेंड करता है आपकी डायग्नोसिस कितनी परफेक्ट है, ठीक। और जिसका डायग्नोसिस जितना अच्छा होता है वो उतना ही अच्छा डॉक्टर कहलाता है। बाकी तो बहुत सारे हैं ना, मार्केट में बहुत सारे हैं, बट चलता क्या है उनकी है जिनकी डायग्नोसिस। आप क्या डायग्नोसिस का क्या, आप तो सीधे रिपोर्ट निकलवा लेते हैं, सब डायग्नोसिस कर लेता है भाई। आज की डेट में क्या है, आप जाते हो तो पहले क्या, जाओ भैया टेस्ट करा के लाओ। अरे जब टेस्ट ही सब बताना तो आपकी क्या, आप डॉक्टर काहे के लिए बने हुए हो यार, है ना। टेस्ट से रिपोर्ट आने के बाद तो हम भी किताब में या नेट में सर्च कर लेंगे इस डिजीज के लिए इतने पे इतना कितना चाहिए, हाँ हाँ, क्या चीज, क्या कह रहे हो? एक लोग बोलो, ऐसा तो जांच नहीं कराएंगे सर तो फायदा कैसे होगा डॉक्टर होगा? अच्छा, डॉक्टर होने का फायदा कैसे होगा? यहाँ पेशेंट चाहे क्या घर बेच के ले आए लेकिन डॉक्टर साहब का फायदा होना चाहिए। ये बनने से पहले वाले की नीयत है, बनने के बाद क्या होगा पता नहीं है, ठीक। आप पापा लोग से पूछना, पुराने जो डॉक्टर हुआ करते थे वो रेयर केसेस में टेस्ट लिखा करते थे, और आज के डॉक्टरों से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो करते थे, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होता है, आप जाते थे आपके क्या कोई नब्ज दे के, कोई आपका चेहरा दे के, कहीं आपको कुछ दे के आपको क्या बताया ये प्रॉब्लम है, ठीक। आज के डेट में पहुँचने से पहले क्या ये टेस्ट है टिक कर दिया, जाओ करा के ले आओ तब फिर मिलना, है ना। तो कहानियाँ हैं फिलहाल। चलो ठीक है, जैसा पैटर्न है चल रहा है। हो गया बेटा, जैसे आप लोग ऑनलाइन पढ़ ले रहे हैं वैसे ऑनलाइन वो लोग रिपोर्ट भी लगा देते हैं, हाँ ठीक। कुछ दिन के बाद ऑनलाइन बहुत कुछ हो जाएगा, है ना, अभी हो ही रहा है, हाँ हाँ, ऑनलाइन दवा भी खिला देंगे, हाँ कहते हैं मुंह खोलो अभी इधर से जा रहा, पास आउट हो रहा है, हाँ ठीक है। साइकोलॉजिकली आप फिट हो जाएंगे। लिखो बेटा, चलो देखो तो लिखिएगा, रियल एंड अपरेंट डेप्थ, जल्दी करो बेटा। रियल एंड अपरेंट, APPARENT, अपरेंट डेप्थ, रियल एंड अपरेंट डेप्थ, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। लिखना, इफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, if object and observer are situated, if object and observer are situated in different medium, object and observer are situated in different medium, then due to refraction, underline कर लेना, due to refraction, due to refraction object appears, due to refraction object appears to be displaced, object appears to be displaced from its real position, from its real position, from its real position। अब लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट कर लेना, फर्स्ट कर लेना। इसमें दो कंडीशन बनेंगे, एक बार ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर रेयर में हो बेटा, दूसरा ऑब्जेक्ट रेयर में हो और ऑब्जर्वर डेंसर में हो, ठीक। तो पहले लिखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन, फर्स्ट लिखो इसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, when object is in denser medium and observer is in rarer medium,
ऑब्जर्वर इज इन एरर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन एरर मीडियम। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन एरर मीडियम। देखो कंडीशन क्या होता है बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में है वहां से रेयरर में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक। देखो मान लो ये नॉर्मल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट सपोज दैट फ्री सरफेस से जो है वो h है, h हाइट पे पहले ऑब्जेक्ट है। बेटा यहाँ से रे जाएगी ना, जब रे यहाँ से जाएगी तो ये मीडियम हमारा डेंसर है, कैसा है, डेंसर है, और ऊपर वाला मीडियम जो है वो कैसा है, रेरर है। आपको अभी बताया गया कि डेंसर से रेरर में जाने पे रे एक्चुअल पाथ से क्या करेगी, अवे, नॉर्मल से अवे वेंड हो जाती है। तो जो अवे वेंड होगी ये कंडीशन समथिंग दूसरा होगा। मान लो यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हो, इस तरह से यहाँ से देख रहे हो, ठीक। तो ये जो रे होगी बेटा ना, जो रे आ रही है ये आपको यहाँ से आती हुई अपीयर नहीं होगी, कहाँ से होगी, इसका जो अपीयरेंस आपका होगा ना वो समथिंग हमें यहाँ से आता हुआ अपीयरेंस, ठीक। भाई ये तो आपको ऐसे आती हुई अपीयर होगी ना, थोड़ी नीचे से आ रही है, हमें क्या पता कहाँ से आ रही है, लेकिन हमें जैसे दिखेगी हम वही बोलेंगे। तो कंडीशन क्या होगा, इसका अपीयरेंस ये होगा। तो ये जो कंडीशन है इसे मान लो एच डैश है, और ये जो शिफ्ट है इसे डी से दिखा दो या एक्स से दिखा दो, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन से हमारा शिफ्ट हो गया, ठीक। तो ये जो एच डैश है ना, इसी को हम लोग अपैरेंट क्या कहते हैं, डेप्थ कहते हैं, और जो एच होगा इसे कहेंगे बेटा रियल डेप्थ। और ये हो रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये केस आपका होता है, इसके बेस में हम लोग यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका उस मीडियम का है, डेंसर मीडियम का, वो वैल्यू निकालेंगे, और कितनी शिफ्ट होगी तो शिफ्ट की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। तो फोटो आप ही बना लो, जल्दी करिए। हो गया, लिखिएगा। अब यहाँ से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग बात करेंगे, अगर ऑब्जर्वर हमारा डेंसर में था बेटा, सॉरी तो ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ऑब्जर्वर एरर में है, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होगा डेंसर मीडियम का एरर के रिस्पेक्ट में,
वो रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ के बराबर होगा। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो इसका म्यू हम लोग ले रहे हैं बेटा, इसकी जो वैल्यू आपकी होगी म्यू इक्वल टू होगा रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ हम लोगों ने लिया है एच अपान एच डैश के बराबर हो गया। एच अपान क्या हो जाएगा, एच डैश के बराबर होगा। और यहाँ पे रियल डेप्थ की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, अपरेंट डेप्थ होगा। यहाँ पे रियल डेप्थ की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, अपरेंट डेप्थ होगा। तो यहीं पे चाहे लिख लीजिएगा, क्योंकि देखो ये रियल था ये अपरेंट है, तो रियल डेप्थ, लेकिन ये इस कंडीशन के लिए है बेटा, रियल डेप्थ ग्रेटर देन अपरेंट डेप्थ। ये ए है बेटा अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ की वैल्यू जो होगी यहाँ पे इस केस में अपरेंट डेप्थ से क्या होगा, ज़्यादा होता है। अब अगर हम लोग शिफ्ट की बात करें तो एच माइनस एच डैश से क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो कहा जाए यहाँ पे शिफ्ट, ये जो डिस्टेंस आपका डी है इसी को हम लोग नाम देंगे बेटा शिफ्ट। तो जब शिफ्ट की बात करेंगे, शिफ्ट डी की वैल्यू आएगी एच माइनस एच डैश, और एच माइनस एच डैश की जो वैल्यू आपकी होगी यहाँ एच डैश की जगह पे आप रखेंगे तो एच बाई म्यू के बराबर हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट करेंगे एच बाई म्यू। देखो एच दोनों में कॉमन है, 1 माइनस 1 अपान म्यू, इसी को शिफ्ट कहा जाता है बेटा। मतलब अपनी एक्चुअल गहराई से कितनी ऊंचाई पे आपको दिखेगा वो, उसकी वैल्यू जो शिफ्ट आपकी होगी वो एच ब्रैकेट 1 माइनस वन अपान म्यू के बराबर हो जाएगा। तो शिफ्टिंग होगी एच डी की वैल्यू एच माइनस 1 अपान 1 बाई म्यू के बराबर हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें, जैसे दो चीज़ों के बारे में लिए पूछा जाता है, वाटर में हो या तो ग्लास में हो, तो अगर कहा जाए फॉर वाटर म्यू की वैल्यू कितना बोला गया बेटा, 4/3। तो डी की वैल्यू होगी एच ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान 4/3। ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/4, और 3/4 में से देखो एच 1 माइनस ये 3/4 हो गया, 1 में से 3/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/4। यानी कि डी की जो वैल्यू होगी वो h/4 के बराबर होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर में रखा गया है तो अपने एक्चुअल डेप्थ से वो h/4 ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक, जैसे 4 मीटर पे है तो 4 पे दिखने के बजाय आपको 3 मीटर पे ही वो दिखाई पड़ेगा। अगर उसकी गहराई 4 मीटर है तो आपको 3 मीटर ही दिखेगा, 8 मीटर होगा तो 6 मीटर ही दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती है यहाँ से। और अगर ग्लास में रख देते हैं हम लोग, देखो फॉर ग्लास के लिए म्यू की वैल्यू है 3/2, तो यहाँ पे डी की वैल्यू होगी एच, लेकिन 1 माइनस 1 अपान 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3, एच पे 1 माइनस 2/3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बन जा 3, 1/3 यानी कि h/3। अगर आपको वो 3 मीटर पे है तो क्या 1 मीटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 ही मीटर पे दिखाई पड़ेगा। यानी कि ग्लास में अगर 3 मीटर गहराई पे कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको 2 पे दिखाई पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर पे होगा तो 2 सेंटीमीटर पे दिखाई पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर पे होगा तो 4 सेंटीमीटर पे दिखाई पड़ेगा। ठीक, उसका 1/3 जो है वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो नोट कर लेना एग्जाम्पल के फॉर्म में। दो एक केस में आपका बनता है, या तो ग्लास या तो वाटर। हो गया, आगे लिखिएगा
अगर बेटा किसी बीकर में अलग अलग इमिसिबल लिक्विड को भर दिया जाए, ठीक, तो बोला जाता है एक तो अपरेंट डेप्थ क्या होगा बॉटम का, और दूसरा आपका जो पूरे मिक्सचर का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो लिखिएगा अगला पॉइंट कर लीजिए, इफ ए बीकर अपरेंट डेप्थ के पार्ट में ही है। देखिए इफ ए बीकर contains if a beaker contains different या वेरियस कर लो, contains वेरियस मतलब ढेर सारे वेरियस इमिसिबल IMMISCIBLE इमिसिबल वेरियस इमिसिबल लिक्विड देन जैसे मान लो बेटा कोई बीकर है, mu1 mu2 mu3 d1 d2 d3 d1 d2 d3 इनकी हाइट है और mu1 mu2 mu3 इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा। तो बोला जाता है कि अपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम की गहराई या कितनी गहराई पे वो दिखाई पड़ेगा आपको, अपरेंट डेप्थ क्या होगा बॉटम का, उसको हमें फाइंड आउट करना है। जैसे एक मीडियम लेते थे तो सीधे h/μ कह लिया था, आपने अलग अलग लिया तो h1/μ1 की जगह पे यहाँ d लिया तो d1/μ1 और प्लस d2/μ2 प्लस d3/μ3 एंड सो ऑन जितने रहेंगे। तो ऐसे जितने आपके मीडियम इसमें भरे गए 3 4 10 जो भी लिखा गया है, तो अपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम अपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम का अपरेंट डेप्थ जो होगा d की वैल्यू पहला d1 लिया है d1/μ1 प्लस d2/μ2 प्लस d3/μ3 प्लस डॉट पीछे कहते हैं अपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम क्या होगा, अपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम d1/μ1 प्लस d2/μ2 प्लस d3/μ3 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये वैल्यू आपका होता है अपरेंट डेप्थ ऑफ बॉटम का क्या होगा, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। दूसरा आपका होता है, पूछा जाता है बेटा कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जो डी टोटल है रियल है अपॉन डी अपरेंट से आप डिवाइड कर दो, वहां से कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या होगी आपको मिल जाएगी। तो म्यू कॉम्बिनेशन अगर आपको निकालना है पूरे का, जैसे यहाँ पे d1 d2 d3 है रियल वैल्यू, mu1 mu2 mu3 इनके क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, तो उस केस में अगर हम लोग म्यू कॉम्बिनेशन निकालते थे तो याद करो वहाँ पे म्यू की वैल्यू निकाला था h रियल अपॉन h अपरेंट लिखा था ना, तो डी कॉम्बिनेशन जो आपका होगा ये आएगा डी रियल अपॉन डी क्या अपरेंट। अब डी रियल हमारा है बेटा d1 प्लस d2 प्लस d3, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस ऐसे और रहेगा तो आप रख लीजिएगा, अपॉन अपरेंट वैल्यू आ रही है d1/μ1 प्लस d2/μ2 प्लस d3/μ3 प्लस सो ऑन। तो ये कंडीशन आपका होता है कॉम्बिनेशन का, इस फार्मूले पे रख के आप अपरेंट वैल्यू एचडीएफ जो डी कॉम्बिनेशन होगा उसे निकाल लेंगे, ठीक। अगर दो लिक्विड हैं और उनका d1 d2 आपस में बराबर है तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी रेसिप्रोकल सम 2mu1 mu2 अपॉन mu1 प्लस mu2 के बराबर हो जाता है, ठीक। नोट कर लीजिए, टाइम बता देना बेटा, सर वेट ना कर रहे हैं। अच्छा आगे से हो गया, नीचे लिख लीजिएगा यही हम लिख देते बेटा, इन केस ऑफ टू लिक्विड्स इफ d1 इक्वल टू d2, तो म्यू कॉम्बिनेशन जो होगा, म्यू कॉम्बिनेशन ये dd बराबर हो जाएगा तो ऊपर आएगा 2d अपॉन, सीधे लिख दें, अरे ऐसे d प्लस डी अपॉन
डी बाई म्यू वन प्लस डी बाई कितना म्यू टू, ऊपर हो गया 2d अपान, ये आएगा डी को कॉमन कर लो, 1 बाई म्यू वन प्लस 1 अपान म्यू टू, ये डी डी कट जाएगा, इसका एलसीएम होगा म्यू वन म्यू टू, ऊपर चला जाएगा तो 2 म्यू वन म्यू टू अपान म्यू वन प्लस कितना म्यू टू। तो म्यू कॉम्बिनेशन जो आएगा 2 म्यू वन म्यू टू अपान म्यू वन प्लस म्यू टू के बराबर हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए बेटा, फिर अब नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो देखा जाएगा, है ना। चलो ठीक। विश्वास कर ही नहीं सकते उसमें। क्या हो गया सर? नमस्ते। बात हो रही हर चीज का डुप्लीकेट तो करें क्रीम इंसानों की डुप्लीकेसी हो जा रही है तो क्रीम और पाउडर की तो छोड़ ही दीजिए। बताइए, हैं आप लोग क्लोन वोन पता है क्या बनवा देते हैं बायोलॉजी में, हैं क्यों? बाकी तो आइटम आगे चुका है। मैं पढ़ा हूँ मोबाइल कमरे में 580 करोड़ गैस